अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। Today I will discuss with you about the Krebs cycle, citric acid cycle, TCA cycle. Now let us we know about the Krebs cycle। अब हम देखते हैं कि Krebs साइकिल इसी का ही दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी है और टीसीए साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। हम देखेंगे कि इसको क्यों क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि एक डॉक्टर हैंस क्रेब, जिसका नाम था 1937 में डॉक्टर हैंस क्रेब ने इस साइकिल को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था 1937 में, जिसकी वजह से इस साइकिल का नाम हमने क्रेब साइकिल उसके रिगार्ड में दिया गया। अच्छा, सिट्रिक एसिड साइकिल इसको क्यों कहा जाता था? सिट्रिक एसिड साइकिल इसको इसलिए कहा जाता है कि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्शन है, वो मेन जो प्रोडक्शन होगी सबसे पहली, वो क्या होगी? साइट्रेट होगी या सिट्रिक एसिड होगी। अब सिट्रिक एसिड साइकिल तो चलें, इसकी बुनियाद पर भी कह दिया गया। अब टीसीए साइकिल क्यों कहा जाता है? कि साइट्रेट के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है साइट्रेट को, तो इसलिए इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन कि इसको इन तीनों अल्फाज में क्यों यके बाद दिक्री कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल भी, सिट्रिक और टीसीए साइकिल भी, इसलिए हम उसको अल्टरनेट हम उसको जो वर्ड्स देते हैं उसकी हमें डिफाइन करना था कि क्यों दिया जाता है। तो यह हमें समझ आ गई बात। अब हम देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल है क्या। क्रेब्स साइकिल दर हकीकत में it's not only the metabolic pathway for carbohydrate, but it also the common and the central cycle of the oxidation or metabolic pathway of carbohydrate, lipid and protein also। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि इसके साथ साथ ये एम्फीबोलिक प्रोसेस भी है क्रेब साइकिल। क्यों? कि इसमें एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म एक साथ हो रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो पहले तो क्या होता है कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये लिपिड है, उसकी ब्रेकडाउन होती है। अब ब्रेकडाउन होने के बाद उसके इंटरमीडिएट्स जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट के बाद पायरुवेट बना, तो बनते बनाते एक हमारे पास सक्सिनाइल कोए आ गया। अब सक्सिनाइल कोए यूटिलाइज होता है हीम के सिंथेसिस में। तो अब जहां पर कैटाबोलिज्म हो रही होती है, ब्रेकडाउन हो रही होती है, वहां पर उसी की एक नई प्रोडक्ट भी बन रही होती है और हमें एटीपी भी मिल रही है और मुख्तलिफ चीजें। तो इसलिए हम कहते हैं इसका क्रेब साइकिल इज एम्फीबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहे हैं, ये बात भी हमें समझ आ गई। इसके बाद हमने क्या है कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन की बात आ गई तो हमने पहले ये जिक्र कर चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस में कि ऑक्सीडेशन के लिए एनिमल में खास तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है। तो अब ये क्योंकि दूसरा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस था, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो प्रोसेस होगा कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये क्रेब साइकिल सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद ऑर्गेनेलिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारे का सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, ये भी हो गया। और इसके साथ साथ इस प्रोसेस के अंदर जैसे ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी यूटिलाइज होती है, तो यहां पे नो एटीपी विल बी यूटिलाइज, कोई इस्तेमाल नहीं होगी। यहां पर हमें मिलेगी तो जरूर, लेकिन यूटिलाइज नहीं होगी। अच्छा, इसके साथ हमें होगा क्या कि इस प्रोसेस के अंदर हमें एटीपी भी मिलेगी और इसके अलावा NADH भी हमें मिलेगा। अब NADH क्या करता है? NADH हमें फिर फर्दर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए से हमें क्या है, इस प्रोसेस के जरिए से हमें ATP प्रोवाइड करता है। तो अब ATP हमें इन मुख्तलिफ जराए से हमें हासिल होती है इस क्रेब साइकिल के अंदर। अब ये क्रेब साइकिल जो है, ये क्रेब साइकिल का सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टार्ट कहां से होता है? वो स्टार्ट होता है एसिटाइल CoA से। अब ये जो एसिटाइल CoA है, अब इसको भी समझना हमें जरूरी है कि एसिटाइल CoA ना सिर्फ हमें पायरुवेट, मतलब हमें ना सिर्फ एसिटाइल CoA कार्बोहाइड्रेट से हासिल हो सकता है, बल्कि एसिटाइल CoA हम कहें तो हमें लिपिड से भी हासिल होगा। ठीक है, हम कहें तो यहां पर हमें प्रोटीन से भी
एसिटाइल कोए हासिल हो सकता है और कार्बोहाइड्रेट से भी एसिटाइल कोए। तो हम कहेंगे कि सोर्सेज ऑफ जो एसिटाइल कोए आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स आल्सो। तो इसका मतलब क्रैंक्स साइकिल का जो मेन कंपोनेंट है एसिटाइल कोए, हमें तीनों जो उस सब्सटेंसेस से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से हमें मिल सकता है। अब हमें अगला जो प्रोसेस है कि क्रेब्स साइकिल के शुरू होने के लिए हमें एक तो एसिटाइल कोए मिल गया पायरुवेट से, ठीक है, मिल गया। अब दूसरी तरफ से एसिटाइल कोए जब तक ऑक्सैलो एसीटेट से बाइंड नहीं करेगा तब तक नई प्रोडक्ट नहीं बनेगी और क्रेब्स साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। तो ऑक्सैलो एसीटेट कहां पर मौजूद होता है? एक तो इस साइकिल के दौरान रीजनरेट होगा, नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सैलो एसीटेट पहले से मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पहले से माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है इसके अंदर पहले से मौजूद है ऑक्सैलो एसीटेट। अब ऑक्सैलो एसीटेट बाइंड करेगा किसके साथ? एसिटाइल कोए के साथ। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इसके नतीजे के अंदर जो नई प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगा सिट्रेट। अब सिट्रेट, इससे भी पहले हम इसको देखते हैं कि एसिटाइल कोए अगर हम कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं या प्रोटीन से, लिपिड से ले रहे हैं, तो पायरुवेट से एसिटाइल कोए कैसे बनेगा? ये आपको पता है, पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनने का अमल में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम इस पर असरअंदाज होगा रिएक्शन में। और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जारी बात है, कॉम्प्लेक्स की बात की है तो इसके अंदर 3 एंजाइम मौजूद हैं, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, डाइहाइड्रोलिपाइल ट्रांसएसिटाइलेज, डाइहाइड्रोलिपाइल डिहाइड्रोजिनेज। इन कॉम्प्लेक्स के एंजाइम के साथ साथ इनके साथ कोएंजाइम, 5 कोएंजाइम, जिनमें निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, थायमीन पायरोफॉस्फेट कोएंजाइम्स और लिपोइक एसिड। जो कोएंजाइम होते हैं ना, मोस्टली ये विटामिन्स ही होते हैं। अब ये एंजाइम्स और कोएंजाइम्स की मौजूदगी में पायरुवेट क्या होगा? इन एंजाइम के रिएक्शन के नतीजे में एसिटाइल कोए बना देगा। इस दौरान होगा क्या? क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज, आप ये याद रखें कि मोस्टली जो रिएक्शंस हो रहे होंगे जिसमें डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रिएक्ट कर रहा होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपको रिलीज होते हुए देखेंगे आप। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते देखेंगे और इसके साथ साथ आप हाइड्रोजन को भी रिलीज होता देखेंगे, मोस्टली आप जो रिएक्शन देखेंगे। अब यहां पर डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम था तो यहां पर नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। पायरुवेट आपको पता था जो ग्लाइकोलिसिस में हम बना था तो वो 3 कार्बन एटम्स था, क्योंकि 6 कार्बन ग्लूकोज से आखिर में टूटता ब्रेकडाउन होते हुए 3 कार्बन रह गया था। अब एक तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हुई तो अल्टीमेटली है कि 3 में से 1 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन रिलीज हुआ तो पीछे एसिटाइल कोए जो बनेगा ये 2 कार्बन कंपाउंड होगा। इसके साथ क्योंकि यहां पर हमने कहा कि हाइड्रोजन भी जब डिहाइड्रोजनेस रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन भी रिलीज होगी, तो हाइड्रोजन को एक्सेप्टर क्या है? NAD एक्सेप्टर है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को रिसीव करके NADH में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इस तरह से हमें एसिटाइल कोए बना। अब जो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, ना कि यहां से। ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि एसिटाइल कोए हमें कहां से हासिल हुआ। अब ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोए के साथ मिलने के बाद एंजाइम सिट्रेट सिंथेज की मौजूदगी में साइट्रेट बनेगा। और साइट्रेट क्या होगा? साइट्रेट क्योंकि 4 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 4 2 6, तो सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसमें मौजूद होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। अब इस रिएक्शन के नतीजे में ये जो को-ए है ये कोए यहां से रिलीज हो जाएगा। अब ये को-ए ये हमारा है पहला स्टेप। हमने टोटल 8 स्टेप हमने काउंट करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। इस पहले स्टेप में रिलीज होने वाला कोएंजाइम 4th स्टेप में जो है दोबारा से यूटिलाइज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब इसको भी हम देखेंगे कि कहां पर ये दोबारा से ऐड होता है। अच्छा, सिट्रेट बन गया। अब सिट्रेट से दोबारा क्या बनेगा? इसके आइसोमर बनेगा, आइसोसिट्रेट बनेगा। आपको याद हो कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फास्फेट से इसका आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है, तो यहां पे सिट्रेट से इसका
अकोनिटेज एंजाइम्स रिएक्ट करने के बाद आइसोसाइट्रेट बना देगा। ये आइसोमर है तो इसका मतलब केमिकल फार्मूला सेम होगा, 6 कार्बन और 6 कार्बन। जब आइसोसाइट्रेट बन जाएगा तो आइसोसाइट्रेट के बाद जो अगला स्टेप होगा, ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस का ये बड़ा अहम स्टेप है, जिसके अंदर ये हम कहते हैं इसे फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये वाला जो आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनने का अमल, ये पहला फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसमें एंजाइम क्या कौन सा इस्तेमाल होगा? एंजाइम आइसोसाइट्रेट, इसी के नाम से याद किया करें। साइट्रेट था तो साइट्रेट सिंथेसिस, आइसोसाइट्रेट था तो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब फिर क्या बात हुई कि डिहाइड्रोजिनेज आएगा, नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। अब ओके, ये भी हो गया, और हाइड्रोजन भी रिलीज होगी। हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद NAD एक्सेप्ट करके इसको NADH में कन्वर्ट कर देगा। अब ये NADH में यहां पे कन्वर्ट हो गई, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो जिसके नतीजे में 6 कार्बन था, तो 1 कार्बन रिलीज होने के नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट बनेगी वो आइसोसाइट्रेट के बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट हमारी क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड है। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद जो अगला स्टेप होगा वो सेकंड स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये क्या है? हमारा सेकंड स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। अब तो लेकिन ये पहला स्टेप था इस पूरे साइकिल का, ये हमारा दूसरा स्टेप था, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा स्टेप था, और उसके बाद ये जो हमारा है ये हमारा 4th स्टेप है। अब ये 4th स्टेप हमारा, अब हम बात कर रहे हैं कि आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया। अब 4th स्टेप में हम आएंगे तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से बनेगा सक्सिनाइल कोए। तो कैसे बनेगा? अल्फा कीटा ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के रिएक्शन के इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटा ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, द अल्फा कीटा ग्लूटारेट विल कन्वर्ट इनटू द सक्सिनाइल कोए। इन दिस प्रोसेस क्या है? जो फर्स्ट स्टेप में बना था coenzymes will be added in this step and hydrogen will be released that will accept NAD and will convert into NADH। तो ये इस प्रोसेस में ये NAD से NADH बना, coenzyme ऐड हुआ, तो जब अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुई तो 1 कार्बन मजीद यहां से कम होने के नतीजे में सक्सिनाइल कोए 4 कार्बन कंपाउंड बन गए। अब ये क्या है? इसमें 4 कार्बन है, और को ए कहां से आ गया? यहां पर को ए जो पहले यहां से बना था यहां पर दोबारा से ऐड हुआ तो सक्सिनाइल कोए बन गया। अब सक्सिनाइल को ए के बाद ये तो था हमारा ऑक्सीडेटिव रिएक्शन चल रहा था। अब ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के बाद सक्सिनाइल को ए से जो नेक्स्ट होगा सक्सिनेट, इसको सक्सिनिक एसिड भी कहा जाता है। अब सक्सिनाइल को ए से को ए यहां पर इस स्टेप में यहां से रिलीज हो जाएगा। एंजाइम उसी के मिलते जुलते नाम से सक्सिनाइल को ए थायोकाइनेज आएगा, और इसमें एक और खास काम होगा कि डीफॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस। जब डीफॉस्फोराइलेशन होगी तो क्या होगा कि फास्फेट यहां सक्सिनाइल को ए से इस स्टेप में रिलीज होगा। फास्फेट रिलीज होने के बाद क्या है? यहां पर मौजूद GDP उसको एक्सेप्ट करेगी और उसको कन्वर्ट कर देगी GTP में। अब GTP गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, अब गुआनिन ट्राइफॉस्फेट कैन डोनेट देयर फॉस्फोराइल टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप टू द ADP फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। नेक्स्ट, अब क्या हुआ कि GTP ने डोनेट कर दिया अपना फॉस्फेट ADP को, और ADP ने रिसीव करने के बाद उसको ATP में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो स्टेप पर हमें ATP मिल रही है, तो इस स्टेप पर ATP मिलने वाला ये हमारा पहला सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुई है। फास्फेट एडिट हुआ है, फास्फेट की ऐड होने के नतीजे में हमें ATP मिली है। तो ये सबस्ट्रेट लेवल पर फास्फोराइलेशन के नतीजे में हमें पहली ATP क्रेब्स साइकिल के अंदर मौजूद मिली है। पहले हमें कहां से मिल रही है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के नतीजे में। इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में? ये जो सक्सिनिक एसिड बन चुका है, सक्सिनेट। नेक्स्ट, ये हमारा 5th जो स्टेप था ये 5 स्टेप हो गया। इसके बाद हमारा ये स्टेप है 6 नंबर। अब 6 नंबर स्टेप में सक्सिनेट कन्वर्ट इनटू फ्यूमारेट
इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देखिए नाम जो याद करने हैं एंजाइम के, तो आप उसी की प्रोडक्ट का नाम याद करें, तो उसी के प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जो है ये अब हमारा रिवर्स स्टेप है। अब रिवर्सिबल है, उसी के नाम से मिलता जुलता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहां पर डिहाइड्रोजिनेज आ रहा है, तो बात तो पहले मैंने यही कही कि जब डिहाइड्रोजिनेज की बात आ रही होती है तो यहां पर क्या होता है कि हाइड्रोजन रिलीज होगा। अब हाइड्रोजन यहां पर जो हाइड्रोजन रिलीज होता है जिसको रिसीव करता है FAD। अब FAD विल कन्वर्ट इनटू FADH2। अब FADH2 हम नेक्स्ट जो है अभी इस साइकिल को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे कि हमें इसमें कितने ATP प्रोड्यूस हुए, वो हम नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के नतीजे में सक्सिनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूमारेट, अब फ्यूमारेट को फ्यूमेरिक एसिड भी कहा जाता है। फ्यूमारेट यहां पर जो नेक्स्ट स्टेप होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि इस स्टेप में फ्यूमारेट के अंदर वाटर की एडिशन होगी और फ्यूमारेज एंजाइम्स यहां पर रिएक्ट करेगा और बना देगा मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड ये सारे के सारे, ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। अब मैलिक एसिड क्या होगा, मैलिक एसिड के स्टेप में दोबारा क्या होगा कि मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स एक्ट करेगा। बार बार वही बात हो रही है, जब भी डिहाइड्रोजिनेज आ रहा है तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। अब जब यहां पे हाइड्रोजन रिलीज होगी तो रिसीव्ड बाय द NADH इन विल कन्वर्ट इनटू NADH2। लेकिन अब मैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज बाय द रिएक्शन ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज मैलिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलोएसीटेट। अब क्या होगा, रीजनरेशन ऑफ द ऑक्सैलोएसीटेट विल अकर if again the acetyl CoA will be present in the mitochondria में, then oxaloacetate will again bind to the acetyl CoA and repeat the process of Krebs cycle। दोबारा से ये साइकिल सारे का सारा स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा ये 6 नंबर स्टेप था, ये हमारा 7 नंबर स्टेप हो गया और ये हमारा 8 नंबर स्टेप हो गया। टोटल 8 नंबर स्टेप थे और नेक्स्ट हमारा ये 9 स्टेप फिर वही स्टार्ट हो गया पहले से। अब हम यहां पर देखते हैं कि इस तमाम स्टेप में हमें मिला क्या, एनर्जी कैसे हमने हासिल की। अब एनर्जी में सबसे पहले जब ये पहला स्टेप, थर्ड स्टेप था, फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन NADH हमें हासिल हुआ। NADH आपको पता है कितने ATP देता है, कुछ जगहों पर NADH को 3 ATP के कहा जाता है, राउंड फिंगर के अंदर 3 ATP, और कुछ जगह पर 2.5 का भी कहा जाता है कि 2.5 हमें देगा। अब यहां पर 3 ATP हमें रिसीव हुए, यहां पर जो 4 स्टेप था, 4 स्टेप में हमें मिले, और यहां पर भी हम अगर राउंड फिगर लें तो 3 ATP हमें यहां से मिल गए, 3 + 3 6 हो गए। और इसके बाद नेक्स्ट हमें 1 ATP यहां से हासिल हुआ था, 6 और 7 हो गए। नेक्स्ट ये FADH हमेशा 1.5 2 अगर हम उसको राउंड फिगर लें तो 2 ATP जनरेट करता है। अब 280 ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो टॉपिक है उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें यहां से ATP हासिल होते हैं। 2 ATP हमें यहां से मिल गए। उसके बाद जो 8 नंबर स्टेप था, यहां पे NADH हमें रिसीव हुआ, तो NADH अगेन हमें 3 ATP देगा। अब हम देखते हैं कि हमें टोटल नंबर ऑफ ATP दैट विल बी प्रोड्यूस इन द Krebs साइकिल कितने होंगे टोटल, 3 3 6 7 7 2 9 9 3 + 3 12। अब हम कहते हैं कि 12 ATP will be produced in the cycle of Krebs cycle। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में हमें 12 ATP जनरेट हुए। अब ये सारे का सारा स्टेप जो था, जहरी बात है रेगुलेट भी तो कर रहा है। कोई चीज ऐसी है, कोई एंजाइम्स ऐसे हैं, कोई फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो इस सारे स्टेप को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि रेगुलेटरी जो एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहां पर लिखे हुए हैं, फिर मैं उन्हीं को सिर्फ मेंशन कर देता हूं कि जो इस पूरे साइकिल को कंट्रोल करने वाले एंजाइम्स हैं। नंबर 1 सिट्रेट सिंथेस, नंबर 2 आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज,
आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। नंबर 3 अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ये 3 एंजाइम्स जो हैं हम उसको रोमन के अंदर लिख देते हैं 1, 2 एंड 3। ये 3 एंजाइम्स हैं जो रेगुलेट करते हैं इस क्रेब्स साइकिल को। अब इसको रेगुलेट कर रहे हैं, इसके साथ साथ इस रेगुलेशन के अंदर NAD का बड़ा काम है। NAD, अगर NAD हमारे पास मौजूद है किसमें, सॉरी ADP, हमारे पास NAD और ADP दोनों, ADP और NAD ये दोनों हमारे पास अगर ज्यादा मिकदार भी मौजूद हैं, इफ दे आर प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट, तो ये क्या करेंगे, ये सिट्रेट सिंथेज और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, इन तीनों एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं। जब एक्सीलरेट करेंगे तो जाहिर बात है इसके नतीजे में हमें NADH भी मिलेगा और ATP हमें मिलेंगी। अब इसको हम कहते हैं कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो इसके साइकिल को इनहिबिट करते हैं। तो उसमें क्या है, हमारे पास ATP है, ATP, NADH और सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए ये क्या करते हैं कि ये इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या करते हैं, टर्मिनेट करने के अंदर इनका किरदार होता है। अगर ATP ज्यादा हो गई, NADH ज्यादा हो जाएगा, सक्सिनाइल कोई ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, साइट्रेट सिंथेज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, इनकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, स्लो डाउन कर देंगे। अब इनकी एक्टिविटी को, ये हमारा हो गया नेगेटिव फीडबैक। तो ये सारे का सारा हमने देख लिया कि कौन से फैक्टर्स रेगुलेट कर रहे हैं और कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। तो ये इट्स मुख्तसर सा तारफ था और बड़े आसान लफ्जों के अंदर मैंने कोशिश की है कि क्रेब्स साइकिल्स को और उसकी इंपॉर्टेंस को मैं समझा सकूं। जैसे इसके अंदर ये जो सारे का सारा साइकिलिंग चल रही होती है, इन सारी साइकिलिंग के अंदर हमें एक तो ATP जनरेशन तो हो रही है, लेकिन ये जो बाकी सारे के सारे इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सक्सिनाइल कोए है। अब ये सक्सिनाइल कोए जो है, ये सक्सिनाइल कोए हीम की सिंथेसिस के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करता है, हीम के सिंथेसिस में। अब हीम क्या है, जारी बात है हीमोग्लोबिन के अंदर उसका किरदार है। हीमोग्लोबिन जो है RBC के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, उसके बगैर RBC किसी काम का नहीं है। तो सक्सिनाइल कोए क्या करेगा, ये अल्फा लेवोलिनिक एसिड के साथ मिलेगा और अल्टीमेटली प्रोटोपोरफायरिन बनाएगा, उधर से आयरन आएगा आयरन और प्रोटोपोरफायरिन मिलेंगे और हीम की सिंथेसिस हो जाएगी। तो इस तरह से हमें जहां पर ATP मिल रही है और उस क्रेब्स साइकिल के जो मुख्तलिफ जो इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स हैं वो फिर रिसाइकलिंग प्रोसेस में रीयूटिलाइज होकर कोई ना कोई एक नई प्रोडक्ट बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।